हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास के अंदर। और ये स्पेशल क्लास आज जो मैंने रखी है, इसे क्लास ना बोलूँ तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ, एक गाइडेंस है, एक एडवाइस है आपके लोगों के लिए। और मेरे पास में व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर काफ़ी जगह मेरे पास कॉल भी थे, और मेरे पास में रिक्वेस्ट थी बार बार कि मैं एक लेक्चर तैयार करूं जहां मैं गाइड करूं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चर जो एबीएसटी का जो पेपर है एबीएसटी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए कौन कौन सी जो बुक्स है वो प्रेफर करूं, कौन कौन सी बुक्स हमें रीड करनी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो देखिए, मैं प्रेजेंटली आपको बता दूं कि मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम 2014 उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। और उसके बाद में मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरा वर्किंग पहले से, और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टीचिंग वर्क कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए क्या अपन यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न का आपको पता होगा कि 50 नंबर का तो आपका राजस्थान जीके का पेपर होगा, और 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव से मतलब जैसे आपका एबीएसटी है तो एबीएसटी पेपर होगा, और 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मतलब 224 224 नंबर की टोटल मार्क्स होगा, उसमें से मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, प्रत्येक पार्ट आपके लिए यूजफुल है। आपके लिए इंटरव्यू भी यूजफुल है, और राजस्थान जीके भी यूजफुल है, और 150 का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी आपके लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि किसी में केवल आपको क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने हैं, वो आपके मेरिट में काम नहीं आएंगे। सबके सब नंबर आपके टोटल होंगे, सबके सब की मिलाकर मेरिट बनेगी। अब राजस्थान जीके के लिए तो देखो, राजस्थान जीके के लिए बात करूँ, जैसा कि अपन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो अपन को अधिकतर हमारे से जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं उनकी राजस्थान जीके बड़ी वीक होती है, और हम बोलते हैं कि हमारा इस पर ध्यान नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर वाले जो पेपर एग्जाम बात करें उसमें भी यही बात करें, तो जो हमारे पास में एवरेज नंबर थे कॉमर्स वालों को बहुत कम थे, काफ़ी कम थे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका मैं एक अलग आपको एक कैडर डिसाइड कर रहा हूँ आपको। आप ये मानते हैं कि आपको राजस्थान जीके मतलब बहुत कम आती है, मतलब न के बराबर, मतलब आपने लगभग लगभग कहीं पढ़ी ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो शुरुआत करनी होगी वो मूमल की एक मानचित्रावली आती है जिसके अंदर फोटोज़ बने हुए रहते हैं, और उसके अंदर हर एक चीज़ का एरिया डिसाइड होता है, उसके अंदर फोटोज़ के द्वारा समझाया जाता है। तो हमारा एक जनरल साइंस ये भी बोलती है कि हम जो चीज़ है ना किताब में जो पढ़ना चाहते हैं वो हमें यदि फ़ोटो में दिखाई जाए तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आती है। तो आप वहाँ से जल्दी अपने आप को प्रैक्टिस तैयार कर पाओगे, और वहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अच्छा बिल्डअप होएगा। लेकिन आपको थोड़ी बहुत राजस्थान जी का आपने पहले कभी किसी एग्जाम के लिए पढ़ चुके हो, या फिर आपने पहले थोड़ी बहुत इसकी स्टडी कर चुके हो, तो फिर इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा कि अब आप सीधे ही लक्ष्य की जो राजस्थान जीके आएगी इसी एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए स्पेशल आएगी कोले लेक्चर। ऐसे तो लक्ष्य की राजस्थान जी के अलग से आती है, लेकिन वो नहीं लेंगे। वो अपने लिए काफ़ी हेवी हो जाएगी, उसमें हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नंबर के लिए यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो हमारा जो मेन पेपर 150 मार्क्स का, वहाँ पर हम पीछे हो जाएंगे, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में यदि आपको थोड़ा बहुत राजस्थान जी को पहले से जानते हो और उससे आप डरते नहीं हो, या फिर आप अच्छी कैपेसिटी रखते हो, तो फिर आप लक्ष्य राजस्थान जी के है वो आप लेंगे। कुल लेक्चर के लिए स्पेशल बुक आएगी, और इन दोनों से आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन ये तीसरा टॉपिक है, ये आपको जरूर लेना है, ये है मोमल का क्वेश्चन बैंक। तो इसमें क्या होता है, आरपीएससी के जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनके ईयर लिखे हुए रहते हैं, इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन आपको यदि ऊपर की दो चीज़ नहीं पड़ी, आप बिल्कुल कम पड़ी है, आपको लगता है कि मुझसे ऊपर की दो चीज़ें हैं, वो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट उनके जो आंसर है वो याद कर लेंगे। आप ये मान के चलिए, ऐसा यदि आप करोगे तो 50 में से कुछ क्वेश्चन तो आपको है ना उनमें से रिपीट होते हुए मिलेंगे। उससे क्या हुआ कि आपको बहुत बड़ी डीपली स्टडी नहीं करनी पड़ी, और आप 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे सही कर पाओगे। जहाँ आप मैं ये बोलूँ कि मतलब आपको बिल्कुल नहीं नॉलेज नहीं थी, इस कारण बहुत कम नॉलेज थी, इस कारण 50 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब इसके कारण अब आप 50 में 15 की जगह 20 अटैम्प्ट कर पाओगे, तो वो 5 क्वेश्चन का मार्जिन है वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ऊपर के दोनों पढ़े तो तभी आपको नीचे तीसरा है वो पढ़नी है। ऊपर आपको यदि थोड़ा बहुत आता है राजस्थान जी के बारे में, आपसे डरते नहीं हो, तो लक्ष्य राजस्थान जी के आप सीधे ही गाइड लेंगे। और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, को इसको पहले पढ़ना चाहिए। ये आपकी अलग से मेरे से क्यूरी होगी, तभी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं केवल एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, अंदर के टॉपिक है उसके बारे में कभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आपकी जो मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा, आपकी परेशानी चाहिए होगी, और आप ये सारी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
इसके बाद में देखिए अब आते हैं अपन सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव हमारा ABST है। अब उस पे जाने से पहले आप एक चीज़ पे मैं आपको ध्यान लेकर आना चाहता हूँ कि हमारे पास में मेरे लिए यदि स्टूडेंट्स का कैडर में रखूँ या कैंडिडेट्स का कैडर में रखूँ तो मेरे पास दो कैडर है। एक तो वो कैडर है जो CS या CMA स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके पास में उन्होंने भले ही वो कंप्लीट नहीं हुई हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने एक अच्छी स्टडी करी हुई है, उन्होंने CIPC किया हुआ है या CS कंप्लीट किया हुआ है, उन्होंने उस लेवल की बुक्स की अच्छी पढ़ाई करी हुई है, वो वहाँ से तो, और उन्होंने BCom M.Com पे कम ध्यान दिया। और दूसरा सेकंड में कैडर में रखूँगा यहाँ पर जो नॉर्मली BCom M.Com स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी CS में एंटर लिया ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने कभी कोई स्टडी करी ही नहीं। सिक्योर गए थे किसी स्टूडेंट ने CPT कर रखी है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, वो नीचे में ही काउंट होगा, सेकंड में काउंट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप IPC करते हो या CS में आगे तक प्रोसेस करते हो, CMA करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ जो BCom का सिलेबस है वो ऑलरेडी वहाँ पर कवर हो चुका होता है। तब आपने BCom वाली बुक्स पर आपने कम ध्यान दिया होगा और उन CA वाली बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा। तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये है, यदि आपने CA स्टूडेंट हो रह चुके हो या CA हो या CS स्टूडेंट हो, तो यदि ऊपर वाले फर्स्ट वाले कैडर में यदि आप आते हो तो आपको आपका सिलेबस, पुराना सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसके जो सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी पहले किसी बुक के अंदर आ चुके हैं, जहाँ से आप पढ़ चुके हो, तो आप उन्हीं बुक से रिपीट करेंगे। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक्स हैं जो BCom में चलती है, इनकम टैक्स 5 राइटर 4 राइटर, उसके ऊपर आप नहीं आएंगे। आप जब उसको स्टडी कर चुके तो आप वहीं पर रुकेंगे और उसी को आगे ग्रोथ करेंगे। यदि आपके पास में पुरानी बुक्स है तो सेम राइटर की आप नई बुक खरीदेंगे, किसी नई राइटर की नहीं, सेम राइटर की बुक खरीदेंगे जो बुक आपने पहले कभी पढ़ी हुई थी, उसी राइटर की नई बुक ले लेंगे आप। ठीक है, इससे क्या है आपको कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा, उस बुक को पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। आप इनकम टैक्स से, यदि जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप इनकम टैक्स की स्टडी करना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स जब स्टडी कर रहे हो तो उसकी प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए, प्रत्येक कैंडिडेट्स के अलग अलग बुक हो सकती है वो। ठीक है, अब सारी बुकें अच्छी है लगभग, मान के चलिए यदि टेक्स्ट बुक्स की बात करें लगभग सारी अच्छी है, और CA की बुक्स की बात करें तो बहुत सारे पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी बुक्स अलग अलग निकलती है, सब सारी आप अच्छी मान के चलिए। लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने जो बुक पढ़ रखी है ना वो उसी को रिवाइज करें प्लीज़। नई बुक किसी दोस्त के वहाँ चल गए, वहाँ से नई एक और ले लें, तीसरी और ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। यदि आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो फिर सिलेबस कवर नहीं होगा और आपका मतलब मिस गाइड हो जाओगे आप। दूसरे स्टूडेंट्स की बात करें जो BCom M.Com करे हुए हैं तो इसके लिए मैं आगे नीचे सजेशन दे रहा हूँ। अब आगे की कौन कौन सी बुक्स हमें स्टडी करनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप्स की बात कर बनाए हैं मैंने, यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप्स मैंने क्यों बनाए वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने 3 या 4 ग्रुप्स बनाए और ऊपर की जो 3 ग्रुप हैं वही काफ़ी बड़े हैं हमारे पास में। जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया कॉस्टिंग एंड स्टैटिक्स, दूसरा बनाया है मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और तीसरा बनाया मैं इनकम टैक्स एंड ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर है ना जो कलर के अंदर है, जो स्टैटिक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो इनकम टैक्स है, ये अपने आप में एक लेंथी पार्ट है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, ये लेंथी पार्ट है, मतलब इनको टाइम टेकिंग है ये, इनकी आपको जब रिवीजन भी करेंगे तो भी इन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अपेक्षा आप ऑडिट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग बात करें तो ये एवरेज से भी कम टाइम लेने वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप इस हिसाब से बनाया आपकी तैयारी के लिए कि आप एक इजी और एक लेंथी टॉपिक लेंगे और एक बार के अंदर 2 सब्जेक्ट लेकर तैयारी करेंगे। आप ऐसा नहीं हो कि 1 घंटे में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और 6 घंटे तक पढ़ाई करें, तो ऐसी गलती नहीं करें कि 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर पाएंगे और पीछे वाले कंसेप्ट हम तुरंत भूल जाएंगे। तो इससे क्या है, आपको एक बार में केवल 2 ही सब्जेक्ट ले आप घर पे पढ़ेंगे, चाहे जैसे आपने कॉस्टिंग स्ट्रेस ले लिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया, इनकम टैक्स से ऑडिट लिया, मतलब एक लेंथी लेना और एक लाइट लेना है। क्योंकि आप यदि दोनों ही टिपिकल सब्जेक्ट ले लोगे तो आपसे कोर्स कवर ही नहीं होगा, आपको 1 महीने तक स्टडी करोगे आपको पता चलेगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा। और आप इजी सब कुछ ले लेते हो पहले ही, तो फिर बाद में आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया और मैं बहुत जल्दी गेन कर लूँगा, तो और कॉन्फिडेंस आने की संभावना रहेगी। तो आप एक मतलब डिफ़िकल्ट टॉपिक और एक इजी टॉपिक दोनों साथ में लेकर चलेंगे, मैं सबसे बेटर इसी को मानता हूँ। चौथा जो मैंने बनाया है 4 टॉपिक, वो आपके इसके सिलेबस के अंदर अभी तक सिलेबस के अंदर नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग 11th-12th क्लासेस और GST। तो देखिए यहाँ GST की बात करूँ तो GST लास्ट टाइम तो नहीं था, लेकिन अभी आने की पूरी संभावना लग रही है इस सिलेबस के अंदर ऐड होने की, क्योंकि अब ये GST एक नया कंसेप्ट है, उसका आना जरूरी है, क्योंकि आपकी PG UG के अंदर हर जगह हर यूनिवर्सिटी लगभग ये आता है। और एक चीज़ आपके यहाँ कहीं नहीं लिखी हुई कि ये बेसिक अकाउंटिंग 11th-12th की है, वो आपको हमेशा आनी ही चाहिए। आप जब ABST के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो वो ये चीज़ हमें आनी ही आनी चाहिए। वो नहीं बोलेगा कि मैंने 11th-12th का बेसिक वहाँ से पूछा है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे उसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से पूछ ले, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से पूछ ले, वो कहीं पर भी एक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं कॉस्टिंग।
तो कोस्टिंग को देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा जिसके कंसेप्ट है वो आप आरबीडी रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन जो टेक्स्ट बुक आती है ना उससे लेंगे। उसमें प्रत्येक नए टॉपिक के बारे के अंदर डिस्कस करने से पहले वो आपके टॉपिक के बारे में बताता है, फिर उसी के साथ में आपको एक नीचे एक दो एग्जाम्पल देता है। तो मेरी सबसे अच्छी एडवाइस यही रहेगी आपके इसके अंदर कि आप उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, साथ में उसका जो भी एक या दो एग्जाम्पल है वो सोल्व करेंगे। अब इस बुक के अंदर जो आपको नहीं करना है उस पर भी आप ध्यान देंगे। इस बुक के अंदर आगे टिपिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए रहते हैं, जिसमें आपको ये मान के चलिए कि वो 3-4 कंसेप्ट एक साथ ऐड कर देता है। ध्यान से सुनेंगे कि जैसे ईओक्यू पूछ लिया उसने, फिर उसने ना कोई दूसरा टॉपिक और दे दिया उसने, फिर तीसरा टॉपिक और दिया, फिर बाद तीनों टॉपिक को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया, जिससे हम बोलते हैं टिपिकल टाइप के क्वेश्चन से बोलते हैं, या फिर बड़े लार्ज साइज क्वेश्चन में बोलूँगा। उनको आप इसके बिल्कुल सोल्व नहीं करेंगे। मैं बताऊँगा कब क्यों आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन अभी आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं कोस्टिंग के पर्पज़ से। कोस्टिंग के पर्पज़ से आपको क्या करना है, केवल कंसेप्ट आप कहाँ से लेंगे कि टेक्स्ट बुक से आप कंसेप्ट लेंगे, कंसेप्ट उसमें दिया हुआ एक नीचे छोटा एग्जाम्पल होगा, एक या दो एग्जाम्पल होंगे, वो सोल्व करेंगे। इसके बाद में आप पीछे के जो क्वेश्चन हैं या टिपिकल जो एग्जाम इलेक्ट्रिशियंस हैं वो बिल्कुल सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केवल कंसेप्ट समझना है। अब इसके बाद में आप इसके छोटे एग्जाम्पल से सोल्व कर लेंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी कि इसका हम क्वेश्चन बैंक कहाँ से लें, कि हमें छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम उसको अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि हमारे कोस्टिंग हमारे पास हमें सीख भी पाएँ या नहीं सीख पाएँ। तो आप बता दो इसके लिए अभी CA IPC के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो और शायद फाइनल ईयर के अंदर भी फाइनल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहले तो नहीं था, लेकिन पैटर्न के अंदर हो गया। तो अब आप CA की बुक्स में अभी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको केवल वहाँ से क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से कंसेप्ट नहीं लेंगे, वहाँ से क्या लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे। आप कंसेप्ट तो लेंगे अपनी आरबीडी की बुक से, और कंसेप्ट से लेंगे वहाँ से, क्वेश्चन से लेंगे वहाँ से CIPC बुक से। तो वहाँ की क्वेश्चन लेकर आप उनको सोल्व करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं आ रहा है तो उसको इसी कंसेप्ट से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसका आंसर देकर उसे समझेंगे। लेकिन आप कंसेप्ट है जो वो आप CA की बुक से स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आप CA स्टूडेंट नहीं हो। यदि CA स्टूडेंट्स है तो वो अपनी पहले मतलब स्टडी कर चुका है, तो आसानी से उसको पढ़ लेगा। लेकिन आप यदि करते हो तो हमारे लिए वो लेंथी हो सकती है, वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। और इससे ज़्यादा अच्छा मैं टेक्स्ट बुक को मानता हूँ, वो थोड़ा बड़ा प्यार से हल्के से समझा देते हैं, वो ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं, और इतना ही हेवी हमारे पास में आता है। हमारा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन हमारा ऐसा जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी से कवर हो जाएगा आपका। अब तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई कोस्टिंग, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आप कहाँ से लेंगे और कंसेप्ट आप कहाँ से लेंगे। स्टैटिक्स की बात करूँ तो स्टैटिक्स में दो स्टैटिक्स हमें घुस जाती है। एक तो बेसिक स्टैटिक्स, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो BCom के अंदर भी आती थी नॉर्मली, फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर आया करती है, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो वो आप उस बुक से भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CPT के अच्छे नोट्स ले लें और CPT के क्वेश्चंस ले लें। वहाँ पर सीधे कंसेप्चुअल, किसी कोई टीचर जब पढ़ाता है तो बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाता है, जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक वही पढ़ाता है। कि नहीं तो आप वहाँ जब बेसिक जो स्टैटिक्स है वो आप UG की बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत हेवी मिलेगा आपको, बहुत लेंथी मिलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3 पेजों में से मेरी जो काम की चीज़ थी वो कौन सी थी, और आप 3 पेजों में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम या एनर्जी वेस्ट करते हुए। तो इससे बढ़िया है कि आप CPT नोट्स लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तो वहाँ से आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा ये। फिर आती है रिसर्च मेथडोलॉजी इसी के अंदर। इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो रिसर्च मेथडोलॉजी जुड़े हुए हैं। इसके पास पूरे इंडिया में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नागर है, कैलाश नाथ अगर बुक है वही लेनी पड़ेगी हमें, उसी समय समझना होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हम भूल जाएंगे हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो यहाँ कैलाश नाथ नागरी बुक है, उसी से लेंगे। और यही जो टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी, यही इस स्टैटिक्स को बहुत डिफिकल्ट कर देता है हमारे लिए, ठीक है। ये लेंथी इसी कारण बनती जाती है। इस कारण मैंने कोस्टिंग और स्टैटिक्स को एक साथ डाला है आपको। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेम आप ऐसे ही करेंगे कि आरबीडी से आप टेक्स्ट बुक लेंगे और शॉर्ट एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे उसमें नए नए कंसेप्ट स्टार्ट होता है वैसे वैसे वो एग्जाम्पल लेकर समझाता है। लेकिन आप बड़े लार्ज जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल सोल्व नहीं करना है आपको। जो छोटे क्वेश्चन है वही सोल्व करना है, जो मीडियम साइज क्वेश्चन है वही सोल्व करना है। लार्ज क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं करना है। आप बिल्कुल टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट गया, उससे आप आगे जो सब्जेक्ट उसके नंबर गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टाइम को बचाकर पढ़ाई करनी है। इसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप आराम से CA IPC OCS की बुक से कहीं से भी ले सकते हो, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले, केवल क्वेश्चन लोगे आप वहाँ से आप कंसेप्ट नहीं लोगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप MR अग्रवाल की बुक्स ले में। MR अग्रवाल के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और इससे मैं सबसे अच्छी ईजी बुक मानता हूँ, जिससे आपको आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके साथ ही आप इस बुक के अंदर शॉर्ट और लार्ज एग्जाम्पल है वो दोनों सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको जोर देकर बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट और लार्ज जो एग्जाम्पल है वो दोनों सोल्व करेंगे, क्योंकि लार्ज एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद में आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, ठीक है।
ऊपर वाले कॉस्टिंग में और कॉर्पोरेट अकाउंट में ये चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है, अलग कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है कि यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन तो करेंगे, जो लार्ज साइज के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, कि उन क्वेश्चंस को जब करोगे तो उसके बीच के अंदर कुछ कंसेप्ट है जो आपको छोटे क्वेश्चन में या थ्योरी के अंदर नहीं मिलेंगे, वो आपको निकल कर समझ में आएंगे, और वही एग्जामिनर वहाँ पर पुटअप करता है कि ऐसा है। तो आपको हमेशा यहाँ पर जो लार्ज साइज के टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, जैसे सेम एग्जाम्पल आपने सोल्व किया, सेम जैसे उसी टाइप उसी कंसेप्ट आधारित कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको नहीं करेंगे, उसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल चाहिए, ना कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सोल्व करके हमें शो करना है कि हमें नंबर गेन करना है। तो ऐसा नहीं है, हमें केवल कंसेप्ट समझाना चाहिए। तो यहाँ कंसेप्ट समझने के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे और लार्ज क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। बुक का नाम है MR अग्रवाल। इसके बाद में आता है मैं बात करूँगा इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स की जो मैं बुक की बात करूँ तो ये बांगर सर हैं, उनकी यहाँ पर जयपुर में आसानी से बुक मिल जाएगी CIPCC की, तो वो ले लीजिए। यदि वो आप जब उसको लेंगे, उसकी फोटोकॉपी सेट यहाँ मिल जाता है तो जयपुर के अंदर, तो आप उसका फोटोकॉपी सेट देंगे। यदि आपको लगता है कि उसकी लैंग्वेज मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे को नहीं समझ पा रहा हूँ इसको, तो फिर आप इनकम टैक्स के जो RBD है, रमेश बुटी पब्लिकेशन, उसकी बुक्स लेंगे, उसके अंदर हर एक कंसेप्ट को समझाया हुआ है। क्वेश्चन से आपकी बात करूँ तो क्वेश्चन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमें लेने पड़ेंगे CIPCC से, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे इनकम टैक्स बुक्स के अंदर, वो बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो हम कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देगा। वो तो एक क्वेश्चन 1 घंटा लेता है, 1.5 ले लेता है आपका समझने के लिए, तो उसको हमें सोल्व नहीं करना है। ऑडिट की बात करूं मैं, तो ऑडिट अधिकतर लोग बाग इसे मानते हैं कि ऑडिट बड़ा इजी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत इजी के साथ इसमें तो हम 100 में 100 नंबर ले आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए इतना आसान भी नहीं है। ये वास्तव में सब्जेक्ट इतना इजी है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें आपकी एक्यूरेसी, जो वर्ड है वो एक्यूरेसी, वो आपकी 95% से ज़्यादा आ जानी चाहिए। मतलब ये यदि ऑडिट के यदि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके 95 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, इतनी एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आप खुद ही बोल रहे हो ना ईजी है, तो इस कारण इसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इसे इजी समझ लेते हो और आप समझते हो कि इसमें हम तो बहुत जल्दी से आसानी से नंबर गेन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब आपको इसमें क्या करना है, यदि आप CA स्टूडेंट नहीं हो तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, आप इसके अंदर सिक्वाल की बुक आती है RPSC जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, RPSC जूनियर अकाउंटेंट के लिए सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक आई थी, इसके लिए हो सकता है वो मार्केट में अभी तक अवेलेबल हो सकता है वो नहीं अवेलेबल हो। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो बहुत छोटी सी सीरीज के बराबर वो बुक है, तो उस क्वेश्चन की उसकी फ़ोटोकॉपी करवा ले कहीं से भी, किसी भी मित्र के पास किसी से ढूंढे, यदि सिक्वाल की बुक मिल जाती है नई वाले कंपनी लॉ पे आधारित, ठीक है, एक पुरानी कंपनी लॉ पे आधारित भी थी तो उसको नहीं लेंगे आप, नई वाले कंपनी लॉ पे आधारित ये सिक्वाल की बुक मिल जाती है तो उसकी आप फोटोकॉपी करा लीजिए। नई बुक नहीं मिल पाती तो आप फोटोकॉपी करा लीजिए किसी मित्र से लेकर, और उसकी आप स्टडी कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद में यदि आपको लगता है कि नहीं ये बुक तो मेरे को आ गई समझ में और इसमें मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो फिर आप IPCC की बुक्स हैं वो ले लेंगे। इसके अंदर किसी भी दशा के अंदर आप BCom की टेक्स्ट बुक नहीं लेंगे। क्या? BCom की टेक्स्ट बुक नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर 400-500 पेज की बुक है, वहाँ 3 पेज पढ़ने के बाद में केवल एक लाइन कंसेप्ट की लाइन निकलती है और वो आप नहीं निकाल पाओगे, केवल आप आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर दोगे। वो सारा निचोड़ सिक्वाल पब्लिकेशन बुक, जो बुक आती है सिक्वाल की, उसने निकाल समराइज करके दे दिया, उसने पूरा निचोड़ उसका 50 पेज में समराइज करके दिया। जो 500 पेज की बुक है उसको 50 पेज उसका निचोड़ निकाल कर आपको दे दिया है, तो आपके पास एक तरह से बनाइए कि हलवा बनाकर तैयार रखा हुआ है, बस उसे खाने की दे दिए। तो आप उसे बस ये है कि आसानी से जितना प्यार से उसे पढ़ें, उसकी हर एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी पेज के अंदर यदि 20 सेंटेंस लिखे हुए हैं तो आप मान के चलिए उसमें से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसको इतना इजी ना पढ़ें कि आप तो एक ही दिन में 4 दिन में पूरा कर लोगे। आप सोच यार 50 पेज ही हैं तो मैं तो 20 दिन में, इसे 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कवर कर लूँगा। नहीं, 50 पेज के अंदर यदि एक पेज के अंदर 20 कंसेप्ट लिखे हुए हैं तो आप सोच कर देखिए कितने कंसेप्ट उसके अंदर लिखे हुए हैं और कितने क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक लाइन को एक बड़े ध्यान से धैर्य से पढ़ेंगे और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद में मैं आपको यहाँ एक नोट लगा कर बात बता रहा हूँ कि मैं खुद भी इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और इनकम टैक्स के ऊपर जो वीडियो है वो अभी यहाँ पर मेरे पास में इंट्रोडक्शन था वो हो गया था, और सैलरी हो गया HR का, और बिजनेस इन प्रोफेशन गेन चल रहा है, ठीक है। और अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो इस साल तो होने वाला है नहीं, काफ़ी लेट है, डिले के बाद में ये एग्ज़ाम है। तो आप मेरे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, तो मैं आपको पूरे दावे से बोल सकता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर इनकम टैक्स के जो कंसेप्ट जो मैं समझा सकता हूँ वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे।
आप विश्वास कीजिए, मेरा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मैं केवल आपकी हेल्प के लिए ये बात बोल रहा हूँ। और यदि कोई मेरा यंगर ब्रदर है, यदि मेरा कोई बच्चा भी है, तो मैं उससे ये सजेशन करूँगा कि ये इनकम टैक्स की आप स्टडी कीजिए तो वहीं से कीजिए। क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कोई यहाँ पर कोई लालच नहीं है, कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट से कि मैं इनकम टैक्स को यहाँ प्रमोट करूँ। लेकिन आप मान के चलिए, जो लोग स्टडी करते हैं वो मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि क्या तो आप गलती करते हो, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने जो वहाँ पर जो समझाया है, आप केवल पीडीएफ डाउनलोड नहीं करेंगे वहाँ से, वहाँ इनकम टैक्स वीडियो को आप मेरे को देखोगे उसके अंदर, तो मैंने आपको समझाया कि आप कहाँ गलती करते हैं, कौन सी जो चीज़ें आपको सिमिलर लगती है और वो होती नहीं है सिमिलर, कि किस दशा में तो आंसर ए आएगा और किस दशा में आंसर बी जाने वाला है। ये सब मैंने कंसेप्ट वहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप इनकम टैक्स के लिए मेरे वीडियो सबसे फेवर रखिए, इन सबसे ऊपर रखिए। बांगर सर की जो बुक है उससे ऊपर है, आरबीडी की जो बुक है उससे ऊपर है, जो मेरे वीडियो हैं वो सबसे ऊपर है उसके अंदर। या इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके अंदर मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए, कंसेप्ट लिए, सारे सोल्व ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। आप मान के चलिए इनकम टैक्स में आपकी एक्यूरेसी है 90-95% से भी ज़्यादा आने वाली है, यदि आप मेरे वीडियो को समझ पा रहे हो, उन्हें देख पा रहे हो तो। लेकिन ध्यान रहे, मेरे वीडियो ही देखने पड़ेंगे। यदि आप वहाँ से लिंक पे जाकर केवल पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हो और आप ये कोशिश करते हो कि बस हम पीडीएफ पढ़ लेंगे बाद में कभी भी, तो ऐसा आपको तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आने वाली है। ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। बाकी वीडियोस मैं धीरे धीरे बनाऊँगा और वहाँ अपलोड करता रहूँगा आपके लिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग की। तो बेसिक अकाउंटिंग बात करूँ तो वहाँ पे ये जूनियर अकाउंटेंट जो जब जयपुर में बेच चले थे, तो वहाँ एक विवेकानंद इंस्टीट्यूट था, वहाँ मनीष सर के नोट्स से वहाँ आप ले सकते हो। मैं इनके नोट्स प्रिपेयर करूँगा कि इन्होंने बेसिक कंसेप्ट से जो मतलब मुश्किल से 10-20 पेज के होंगे, तो वो आपको स्टडी करनी चाहिए। जो मतलब बेसिक से नॉलेज की बात की जाए, जो 11-12 के अंदर आती है उनकी बात करूँगा मैं यहाँ पर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा मैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अजम्पशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ इन सब चीज़ों की मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि बेसिक चीज़ें हैं जो इलेवन जुड़ी हुई है। तो आरपीएससी जूनियर अकाउंट के एक मनीष सर हैं, उनके विवेकानंद इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो उनके आप यूज कर सकते हो नोट्स। और भी यदि इसके अलावा कोई आपको अच्छे नोट्स रखे हुए हैं आपको, तो बेसिक जो कंसेप्ट की बात करिए वो मुश्किल से 5 से 10 पेजों के होते हैं, वो लेते हैं। जीएसटी आफ्टर सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए बांगा सर की जो CIPC बुक है वो सबसे अच्छी रहेगी। CA-IPC मुझे नहीं श्योर नहीं हूँ, मैं CA-IPC में आती है, लेकिन मैं CA-IPC क्योंकि इनका सिलेबस टाइम बदलता रहता है, तो अभी मुझे श्योर नहीं है कहाँ पर आते हैं, कौन से कहाँ चलती है, लेकिन इनकी बांगर की बुक आती है, ये मुझे श्योर ध्यान है कि जीएसटी पर बुक आती है। तो इस प्रकार मैं बात करूं तो मैंने आपके जो सारे जो 6 सब्जेक्ट है मेन, वो मैंने यहाँ पर पूरे कवर किए हैं। मैंने आपको ये बताया है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें जो नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं करने से क्या होगा कि आपका जो वहाँ का टाइम है, आपकी एनर्जी बहुत सारी बचने वाली है, उसको आप सही जगह यूज कर पाओगे। सही जगह यूज कर पाओगे तो बहुत अच्छे से नंबर आप बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। डरिए बिल्कुल ही मत, क्योंकि 82 सीट्स है, पिछली बार तो 45 सीट्स ही थी। और अभी कॉमर्स का क्रेज भी कम हुआ है, कॉमर्स में इस बार सीटें भी हर जगह बहुत है। EFM बहुत अच्छी है, बिजनेस एडमिशन बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छी सीट है बिजनेस एडमिशन 127 है। तो बहुत सारा जो जिनके पास डबल M.Com है वो वहाँ पर प्रेफर करेंगे कि हम बिजनेस एडमिशन से नंबर गेन करें। तो इस केस में मैं देखूँ तो सबसे मतलब इजी जो कंपटीशन है वो अभी रहने वाला है। इसके बाद में यदि कभी वैकेंसी आएगी तो वो डिफिकल्ट होगी, पहले वाली से डिफिकल्ट निकल चुकी है। ये सबसे अच्छा बेच जाने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसके बाद में बात करूँ क्या नहीं पढ़ें, तो इसके अंदर मैंने बता दिया था मैं आपको, वहाँ पर मैंने वापस फिर मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर। ऑडिट की, आरबीडी या किसी भी पब्लिशर की जो टेक्स्ट बुक है वो नहीं पढ़ेंगे। जो B.Com में चलती है, M.Com में चलती है, वो बुक आप नहीं रीड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई, 500 पेजों की समझिए, 50 पेजों में से कॉल बुकें मिल रही, तो हम क्यों उसमें बड़े को पढ़ें। न्यू बुक्स की बात ये है यहाँ पर, यदि मान लो आपने B.Com में या CA में यदि आपने कोई पुरानी बुक पढ़ चुके हो पहले से, ऑलरेडी आपने स्टडी काम कर चुके हो उसकी, तो आप वही बुक स्टडी करेंगे। हाँ, वो बुक पुरानी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप उसी राइटर की, सेम राइटर की नई बुक ले लीजिए अब आप, ठीक है। जैसे आपके पास 5 साल पुरानी बुक रखी हुई है, 7 साल पुरानी बुक रखी हुई है, तो वो तो अभी हमारे लिए काम की रही नहीं, तो उन्हीं राइटर की अब नई जो बुक है वो ले लेंगे आप, ठीक है। पेपर और ओल्ड बुक, तो आप अपनी जो भी ओल्ड बुक है उससे पढ़ें, और सबसे अच्छा वही रहेगा। आपके पास रखी हुई है 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी, तो उससे पढ़ाई करने की कोशिश करें। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस बदल चुका है तो फिर आपको नई बुक लेनी पड़ेगी। JVNL RPS जूनियर अकाउंटेंट बुक्स है,
तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जेवीएनएल और आरपीएस जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर बहुत सारे अपने सब्जेक्ट हैं जो जेवीएनएल के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं, आरपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे बेसिक अकाउंटिंग की बात हो गई, जैसे ऑडिट की बात हो गई। जेवीएनएल का लगभग पूरा सिलेबस आता है हमारे पास, कॉस्टिंग भी पूछते हैं वो लोग हमसे, इनकम टैक्स पूछते हैं, ऑडिट भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं वो, स्टेटिक्स के अलावा सब कुछ पूछते हैं हमारे से जेवीएनएल के अंदर एग्जाम में। तो उस समय आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हमारे पास तुरंत ही तुरंत निकल जाते हैं। जैसे वैकेंसी आई 5 दिन के अंदर में वहाँ पर मार्केट में बुक मिलती है। गलती से भी ऐसी बुक आपके पास नहीं होनी चाहिए, यदि है तो सबसे पहले उनको बुक्स को मतलब सॉरी मैं कह रहा हूँ, आप डस्टबिन में फेंक दीजिए उन बुक्स को। वो बहुत घटिया बुक्स होती है, कोई नहीं, बिल्कुल जो कचरा होता है पहले से ही जो उनके पीडीएफ में सेव होता है उसे वो तुरंत असेंबल करते हैं 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स के अंदर आपकी बुक तैयार होती है। अगले 12 से 24 घंटे बुक को उसकी बहुत सारी कॉपियाँ छप चुकी होती है, 2 दिन के अंदर मार्केट में अवेलेबल होती हैं आपके पास में। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप फेल हो रहे पास हो रहे हो, ये इतनी घटिया बुक्स होती है। यदि आप इनको नहीं पढ़ते तो हो सकता था कि आप पास हो रहे थे, लेकिन आप इनको पढ़ लोगे तो अब तो हम गए, नैया डूब गए अब आपकी, क्योंकि वो बिल्कुल वाहियात बातें उनके अंदर लिख देंगे। बस उन्हें पेजेस से मतलब होता है कि हमने 250 पेज की बुक बना दी, 300 पेज की बुक बना दी। तो इस तरह कोई बुक रखी हुई है तो उसे आप नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्ट सिक्वाल ऑडिट बुक। सिक्वाल जो ऑडिट बुक है वो आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि इसे मैंने दावे से पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और उसमें बिल्कुल कंसेप्ट लिए हुए हैं। इसने क्या किया है, इसने और कुछ नहीं किया इन्होंने। जो टेक्स्ट बुक आती है बीकॉम की, उनमें से जो क्वेश्चंस बनने वाली जो लाइनें हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, उन लाइनों को, सेंटेंस को निकाल कर आपको अलग समराइज करके दे दिया। तो सिक्वाल बुक तो अलग है, तो इसको तो आप पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एक्सेप्ट सिक्वाल बुक कर दिया। सोशल साइट्स लिंक्स, तो देखिए मैं जो अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए आपको एक दो क्वेश्चंस हैं, एक दो वीडियो, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो डाल देंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप बना रखे हैं उन लोगों ने अपने। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, आपको जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन डालते हैं जो आपको आते ही नहीं है, जिससे आप गलत आंसर दोगे। फिर आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं था, जबकि मुझे आ जाना चाहिए था। तो आपको इससे क्या मेमोरी सेट करी जा रही है आपके दिमाग के अंदर कि आप हमारे पास में आइए, हम आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आपको नहीं आता, वास्तव में क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है उस इंस्टीट्यूट के अलावा। वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन बना कर आपका लिंक शेयर करता रहेगा, जिससे कि आप अट्रैक्ट हो, कि आपको लगे कि यार हमें तो नॉलेज थी नहीं कॉमर्स की, देखो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन लिंक से आप दूर रहें, उन साइट से आपके, यदि आप वहाँ पर चर्चा करते हो, अपनी दिमाग की एनर्जी वहाँ वेस्ट करते हो, तो मतलब टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल नीचे डाउन हो जाएगा और आप अलग ही दुनिया में चल जाओगे। फिर वो मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। एक सजेशन और था लास्ट के अंदर कि मोर देन 2 ईयर बुक्स आप इनकी बिल्कुल नहीं लें, किसी सब्जेक्ट की। यदि ऑडिट है, एफएम है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो इनकी आपकी 2 साल ज़्यादा पुरानी बुक नहीं होनी चाहिए। ऑडिट, एफएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो आज से 2 साल पुरानी से ज़्यादा बुक इनकी आप नहीं रखें। आपके पास से लेके आप बोले कि नहीं मेरे पास 2014 की बुक रखी हुई है, और तब तक तो कंपनी 2013 आ चुका था, उसमें नया वाला ही लिया हुआ है, तो भी नहीं, आप उस 2014 वाली बुक को नहीं रीड नहीं करेंगे। आप 2018 वाली बुक लीजिए, लास्ट 2017 वाली, इससे ज़्यादा पुरानी बुक आप नहीं लीजिए इन तीनों सब्जेक्ट के लिए। इनकम टैक्स के लिए हमें सबसे लेटेस्ट लेना होता ही है। इनकम टैक्स के ऊपर बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स का सर अभी सिलेबस से लास्ट ईयर तक तो नया फाइनेंशियल नया असेसमेंट ईयर लागू हो जाएगा, तो हम कौन सा रीड करें। तो पहली बात तो ये है कि आरपीएससी कभी भी है ना, असेसमेंट ईयर चेंज होने के कारण जो इफेक्ट आने वाला वैसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछती है। ऐसा बहुत ही कम होगा कि ऐसा क्वेश्चन बोले, क्योंकि आरपीएससी नहीं उलझना चाहती कि वो कोर्ट के अंदर जाकर उलझ जाए उसका पेपर, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ही नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर वही थे और नेक्स्ट आने वाला असेसमेंट ईयर में वही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश करी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने इसी कंसेप्ट पर बनाया था। बहुत ज़्यादा क्यूरीज मेरे पास में, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स थे, तो मैंने कोशिश करी आप सबको यहाँ कवर करने की। अब इसके बाद में यदि मैं आगे बात करूँ तो आगे मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। समझिए कि जब आपका सिलेबस आ चुका होगा तो आपके इनकम टैक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, एफएम में कौन कौन से टॉपिक है, ऑडिट में कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम क्वेश्चन वीडियोस बनाएंगे। वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मेरे को जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी शेयर करेंगे। जब मेरे पास में आपकी प्रॉब्लम्स का फीडबैक होगा तो मैं उन सबको कवर करते हुए वीडियो बनाऊंगा, ताकि हर कैंडिडेट की अलग अलग परेशानी हो सकती है। तो जो भी परेशानी है आपकी वो मेरे साथ में आप शेयर करें। शेयर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे कॉल करें। आप मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है, मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगा, मुझे आप परेशान ना करें। आप मुझे आपकी जो भी क्यूरी है वो व्हाट्सअप पर मेरे जो नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर आप छोड़ दीजिए, मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा। जब मुझे महीने भर बाद में या 1.5 महीने बाद मुझे उचित लगेगा कि अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पर, तब मैं वीडियो बना दूँगा।
आपके लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, ओनली व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे आप कॉल नहीं करें। आपकी जो भी क्यूरीज है, चाहे वो इंटरव्यू से संबंधित होगी, इंटरव्यू के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बहुत ज़्यादा जब आपका एग्जाम डन हो चुका होगा। अभी इंटरव्यू की हमें बात नहीं करनी चाहिए, इंटरव्यू बहुत बाद में है। गुड एकेडमिक कोड के बारे में आप मुझसे कोई डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जैसा आपको लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही है, इसमें यदि कोई छूट आती है तो बात अलग है। हाँ, बस इतना जरूर बोलूँगा कि यदि आप गुड एकेडमिक कोड नहीं है तो भी आप एग्जाम पे तो फॉर्म तो फिल कीजिए। हो सकता है कि बाद में कुछ बच्चे कोर्ट में चल जाए या वहाँ से हमें छूट मिल जाए और वो एप्लीकेबल हो जाए, तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने अप्लाई कर रखा होगा। यदि आपने अप्लाई किया ही नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलने से रहा, ठीक है। तो इस कारण यदि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है और आपको लगता है कि हमकी तैयारी अच्छी है और हम कर सकते हैं इसकी तैयारी, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, और आप तैयारी कीजिए। हो सकता है आपके फेवर में कोई डिसीजन हो जाए, किसी आपका दोस्त है कोई रेट लगा दे, उसके फेवर में डिसीजन आए, उसके भी आप पर आप भी बोल दो कि साहब मेरा भी सिलेक्शन लो, मैंने भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको आपने सिलेक्शन दे दिया तो मुझे भी दीजिए। तो ऐसा तभी होगा जब आपने वहाँ पे एग्जाम में फॉर्म भर फिल कर रखा हो। ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी फिर बाद में। तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी है तो, ठीक है। और भी जो भी टॉपिक्स हैं आपकी, जो भी आपको क्यूरीज बनती है, मुझे मैं यहाँ बैठा बैठा अनुमान नहीं लगा पा रहा कि किस बच्चे को राजस्थान में क्या कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका अनुमान मैं यहाँ नहीं लगा सकता। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। अगेन थैंकिंग यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। प्लीज़ डू नॉट कॉल मी एंड ओनली व्हाट्सअप मी। थैंक यू, बाय।